पार्ट 3 की शुरुआत में दिखाते हैं नॉनग्यो शिंशु के पास बैठकर स्नैक्स खा रही होती है। उसे सिमटे हुए देख और उसके जिस्म पर पुराने जख्मों के निशान देख नॉनग्यो का दिल भर आता है। उसे लगता है कि उसके वायरस ने उसकी फीलिंग्स को अंदर दबा दिया है और उसके लिए ये सब कुछ अकेले सहना कितना मुश्किल होता होगा। खैर वो फिर से स्नैक्स खाने लगती है ताकि वो वेस्ट न हो जाए, लेकिन उसके खाने की शोर की वजह से शिंशु जग जाता है और नॉनग्यो एकदम से डर जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तो शिंशु उसे रोक कर कहता है, हिलना मत, तुम्हारी खुशबू मुझे चैन से सोने में मदद कर रही है। बाहर से उसके पेरेंट्स भी ये सब सुन रहे होते हैं, लेकिन जानबूझकर इंटरफेयर नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद पहली बार उनका बेटा अपने दिल की सुन रहा है। अब अगली सुबह ये दोनों एक शोर की वजह से जाग जाते हैं। पता चलता है कि उनके घर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो वाले घुस आए थे। वो दोनों एक बंदे को खिड़की से कॉल पर बात करते हुए देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो इनकी तरफ देखता है शिंशु जल्दी से अपने साथ नॉनग्यो को छुपा लेता है। उस बंदे की बात से पता चलता है कि उन्होंने शिंशु के पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन अभी घर के अंदर सर्च नहीं करा और वो लोग यहाँ शिंशु को ही पकड़ने आए हैं। अब ये दोनों जैसे ही रूम से निकल के बाहर आते हैं तो शिंशु के पेरेंट्स को मरे हुए देख शॉक हो जाते हैं, लेकिन शिंशु अपने पेरेंट्स को खून में डूबे हुए और बेजान पड़े हुए देख भी रो नहीं पाता और बल्कि जिस चाकू से उनका खून हुआ था वो पकड़ लेता है। तो नॉनग्यो फौरन से उसके हाथ से वो चाकू लेके साफ कर देती है ताकि शिंशु पर मर्डर के चार्जेस न लग जाएं। अब वो देखती है कि शिंशु रो नहीं पा रहा है तो वो उससे प्यास कटवाने लगती है कि शायद आंसू निकल आए। अब शिंशु की आंखों से आंसू तो निकलने लगते हैं, लेकिन वो इस वजह से और ज्यादा टूट जाता है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए रो भी नहीं पा रहा। तो नॉनग्यो उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि इमोशन सिर्फ आंसू से नहीं दिखते, केयर और टच से भी दिखते हैं। ये सुनकर उसे अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आ जाते हैं। तभी ब्यूरो की गाड़ियां आने की आवाज आ जाती है तो नॉनग्यो समझ जाती है कि वो शिंशु को पकड़ने आ रहे हैं। तो वहीं शिंशु नॉनग्यो को बचाने यानी प्रोटेक्ट करने के लिए उसे एक रूम में बंद कर देता है और तभी ब्यूरो वाले अंदर आकर उसे अरेस्ट करके ले जाने लगते हैं। तभी उसे वो नॉनग्यो दिखती है जो उसे कभी जानती ही नहीं है। ये देख वो हैरान हो जाता है और वापस उस रूम की तरफ देखता है जिस रूम में उसने अभी दूसरी नॉनग्यो को लॉक किया था। वो समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है, इसलिए वो अपने आप को छुड़ाकर वापस घर की तरफ भागता है और जैसे ही डोर ओपन करता है अचानक एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। उसके आसपास का माहौल, उसके कपड़े सब चेंज हो चुके थे। अब जब तक वो कुछ समझता उतने में एक छोटी लड़की उसके सामने आ जाती है। थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि वो उस टाइम में पहुंच गया है जब नॉनग्यो छोटी थी। बस उसे ये समझ नहीं आता कि यह रियलिटी है या सपना, क्योंकि उसकी पीठ पर अभी भी वही जख्म होता है जो मैक्स ने उसे दिया था। वैसे नॉनग्यो को वो बड़ा ही हैंडसम लगता है। देन वो उसकी चोट को देख अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है कि आप मेरा खून ले सकते हो। पापा कहते हैं कि मेरा खून बहुत स्ट्रॉन्ग है बिग ब्रदर, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। उसके हाथों पे इंजेक्शन के निशानों को देख शिंशु को चेस्ट में पेन होने लगता है। उसे गुस्सा भी आता है और नॉनग्यो के लिए दुख भी होता है। तभी अचानक नॉनग्यो के डैड के आने की आवाज आती है वहाँ पर। तो नॉनग्यो उसे छुपने का कहकर अपने डैड के पास चली जाती है। अब शिंशु नॉनग्यो के कहने पर छुप जाता है और नॉनग्यो के डरावने बाप से बच जाता है। फिर शिंशु जैसे ही घर से बाहर आता है तो उसे सीढ़ियाँ दिखती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन लौट कर फिर नॉनग्यो के घर ही आ जा रहा था। वो इतना तो समझ जाता है कि यह रियलिटी नहीं है, इसलिए वो वापस नॉनग्यो के घर आ जाता है और उसे ब्लैंकेट के नीचे रोते हुए देखता है। अब शिंशु के पूछने पर नॉनग्यो बस इतना कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। तभी अचानक नॉनग्यो के डैड हाथ में इंजेक्शन लिए वहाँ पर आ जाते हैं तो शिंशु फौरन से उनका ध्यान भटका के नॉनग्यो को उठाकर वहाँ से भागता है। अब नॉनग्यो रास्ता बताती जाती है और शिंशु उस तरफ चलती जाता है और नॉनग्यो के डैड उन दोनों के पीछे होते हैं। रास्ते में इन दोनों को नॉनग्यो की मॉम का स्कार्फ मिलता है। शिंशु जैसे ही उठाकर वो नॉनग्यो के डैड की तरफ फेंकता है तो अचानक वो स्कार्फ एक जाल बन जाता है जो नॉनग्यो के डैड को उनके पीछे आने से रोक देता है। अब वो दोनों नॉनग्यो की मॉम के पास आते हैं जो शायद मर चुकी है या कोमा में है। नॉनग्यो अपनी मॉम को देख बहुत खुश हो जाती है और बहुत सारी बातें करती है। तब पता चलता है कि नॉनग्यो का जो खून है वो उसकी मॉम को ठीक करने के लिए यूज हो रहा है, लेकिन नॉनग्यो के डैड के अभी तक एक भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं रहे कि वो नॉनग्यो की मॉम को ठीक कर सके। नॉनग्यो भी बिना शिकायत के ये सब सहती रहती है ताकि उसकी मॉम जल्दी ही ठीक हो जाए और ये जानकर शिंशु इमोशनल हो जाता है। नॉनग्यो रोते हुए उसे हक करके थैंक्स कहती है कि आज वो अपनी मॉम से मिल पाई, क्योंकि उसके डैड कभी उसे उसकी मॉम से मिलने नहीं देते थे। तभी उसके डैड वापस वहाँ पर आ जाते हैं, पर इस बार नॉनग्यो शिंशु के साथ जाने
से मना कर देती है और यहीं रुकने का फैसला करती है। वो इसलिए कि अगर वो शिंशु के साथ चली गई तो उसके पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, इसलिए वो उसे खिड़की से भाग जाने को कहती है। शिंशु उसे अकेला छोड़ना तो नहीं चाहता था, बट उसके कहने पर वहाँ से भाग निकलता है और उसकी आंखें डायरेक्ट प्रेजेंट टाइम में खुलती है। वो नॉनग्यो को नींद में बड़बड़ाते हुए सुनता है कि कितना हैंडसम लड़का था, पता नहीं मैं उससे मिल भी पाऊंगी कि नहीं। तभी शिंशु उसे उठा देता है, लेकिन नॉनग्यो अभी भी सपने में ही होती है और शिंशु को देख उससे कहती है, बिग गाय तुम अभी भी गए नहीं। तब शिंशु को स्माइल करते देख वो रियलाइज करती है कि वो वापस अपनी असली दुनिया में आ चुकी है और दोनों को जल्दी ही समझ आ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के सपने में चले गए थे। अब उनकी कार में फ्यूल खत्म हो जाता है, इसलिए दोनों चलकर आगे बढ़ने लगते हैं। नॉनग्यो शिंशु को सहारा देते हुए आगे चल रही होती है। तभी उसकी नजर एक लकड़ी के बॉक्स पर पड़ती है। देखने पर उसके अंदर से शीशे का टुकड़ा निकलता है जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल ग्लास जैसा लग रहा था। नॉनग्यो ये देख थोड़ा हैरान होकर कहती है, इस तरह इंफॉर्मेशन को स्टोर करना सच में एक जादू जैसा लगता है। तभी शिंशु अचानक और भी ज्यादा शॉकिंग बात कह देता है कि मेरे पास तो इससे भी ज्यादा मैजिकल चीज है। ये सुनकर नॉनग्यो उसकी तरफ देखती है तो वो कहता है, डायनासोर अभी भी जिंदा है। ये सुनकर नॉनग्यो उसकी बात को मजाक में उड़ा देती है। तभी अचानक शिंशु गिर पड़ता है और नॉनग्यो को तब पता चलता है कि उसकी इंजरीज अंदर से बहुत ज्यादा सीरियस है। शिंशु उसे कमजोर हालत में कहता है, प्लीज मेरी वैसे ही मदद करो जैसे तुमने सपने में की थी, 5 मिनट भी चलेगा। अब नॉनग्यो भी फौरन से सीधा उसे किस कर लेती है और वो भी उसे किस करने लगता है। उस पल उनका बॉन्ड और गहरा हो जाता है। अब थोड़ी देर के लिए ही सही शिंशु की ताकत वापस आ जाती है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन शिंशु को फिर नींद आने लगती है जिससे सारा वेट नॉनग्यो पर आ जाता है और नॉनग्यो उसका वेट संभाल नहीं पाती और इस वजह से दोनों पहाड़ी से नीचे की तरफ गिर पड़ते हैं। इसी दौरान मैक्स अपने गुंडों के साथ मिलकर उनका पीछा कर रहा होता है। थोड़ी देर में नॉनग्यो को होश आ जाता है और वो थोड़ी दूर पे शिंशु को बेहोश पड़े हुए देखती है। वो शिंशु को उठाने की कोशिश तो करती है पर वो नहीं उठता। तभी मैक्स के एक आदमी से गलती से गन चल जाती है और फायरिंग की आवाज सुनकर नॉनग्यो समझ जाती है कि मैक्स उनके आसपास ही है, इसलिए वो शिंशु को छुपा देती है और उससे बचाने के लिए मैक्स को कंफ्यूज करने की कोशिश करती है। लेकिन उसके चेहरे पे जो जख्म होता है उसकी खुशबू की वजह से मैक्स उसे ढूंढ ही लेता है और शिंशु के बारे में पूछने लगता है, पर ऑब्वियसली नॉनग्यो उसे कुछ नहीं बताती और उसे एक पत्थर मारकर वहाँ से भागने लगती है। बट वो बच जाता है और उसे बेहोश कर देता है और शिंशु को धमकी देता है कि बाहर आ जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। लेकिन जब शिंशु जवाब नहीं देता तो मैक्स गुस्से में नॉनग्यो को क्लिफ से नीचे धक्का दे देता है। तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा सा जायंट डायनासोर उड़ते हुए आता है और उसपे कोई और नहीं शिंशु सवार होता है, नॉनग्यो को अपनी बाहों में पकड़े हुए, और वो मैक्स को बहुत ही खतरनाक और गुस्से भरी नजरों से देख रहा होता है। तो वहीं शिंशु को वापस आते देख मैक्स को थोड़ी राहत मिलती है। उसे लगता है कि उनके बीच का पुराना वादा अभी भी शिंशु भूला नहीं है और दोनों अभी भी उस वादे से जुड़े हुए हैं। लेकिन शिंशु की आंखों में सिर्फ गुस्सा होता है और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की। तो वहीं मैक्स को ये देखकर गहरा दर्द होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम बदल गए हो, प्यार ने तुम्हें अंधा बना दिया है, तुम हमारे पास्ट हमारे वादे को भूल गए। लेकिन शिंशु का कहना होता है कि उसे तो कोई वादा याद है ही नहीं। अब मैक्स को उन दिनों की बात याद आ जाती है जब वो ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर बंद थे। वहाँ के नियम कायदे कानून इतने जुल्मी थे कि एक दिन मैक्स इन सब से तंग आकर अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहता था। तभी सही टाइम पर शिंशु ने उसे आकर रोका और उसकी यहाँ से भाग निकलने में मदद करी। अब मैक्स बस उसके नक्शे कदम पर चलना चाहता था, लेकिन शिंशु ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो कहता है, अब से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और फिर शिंशु बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। तो वही मैक्स खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता रहा, वो भी सिर्फ इसलिए कि एक दिन फिर से वो शिंशु से मिल सके। पर उन दोनों के इरादे हमेशा से अलग थे। मैक्स एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जो सिर्फ और सिर्फ रैन के लिए बनी हो, वहाँ रैन आजादी से जी सके, जबकि शिंशु इनजस्टिस को खत्म करना चाहता था, ना कि उसे रिप्लेस। अब जब मैक्स को एहसास होता है शिंशु को उसकी जरूरत कभी थी ही नहीं, तो उसकी जिंदगी का मतलब 1 मिनट में खत्म हो जाता है और टूटकर वो खुद को गोली मार के अपनी जान ले लेता है। और उसी वक्त अचानक से शिंशु भी नॉनग्यो को पकड़े हुए गिर पड़ता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब नॉनग्यो को होश आता है वो हॉस्पिटल में होती है और सीओ उसके पास बैठा होता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि जहाँ वो दोनों बेहोश हुए थे सही टाइम पर ली शियांग और ली जुआन ने उन्हें आकर ढूंढ निकाला था और बचा लिया। अब नॉनग्यो फिर से खो न जाए इसलिए उसे हर वक्त ट्रैक करने के लिए सीओ उसे एक डिजिटल वॉच दे देता है और आगे से वो उसे ऐसे मिशन पर जाने से मना कर देता है। फिर वो शिंशु के बारे में भी बताता है कि अब वो ठीक है और दूसरे कमरे में रेस्ट कर रहा है। फिर नॉनग्यो उसे धीरे से
बताती है कि मैंने बेहोश होते वक्त एक डायनासोर को देखा था। तो सीयू ये सुनते ही पुरानी यादों में खो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि कैसे उसने कभी एक डायनासोर को टेम करके शिंशु को दिया था। वैसे उसने वो ड्रैगन फॉसिल से रिक्रिएट करा था, पर वो नॉनग्यू से कहता है कि ये सब बस तुम्हारे दिमाग का वहम है और टॉपिक चेंज कर देता है। बाद में सीयू लीशियांग से मिलने चले आता है और खुद उसके जख्मों का इलाज करता है। ये देख लीशियांग को बहुत अच्छा लगता है। फिर सीयू उसे वो पेस्ट्री देता है जो वो उसके लिए लाया था, और ये देख लीशियांग को अपने पास्ट की याद आ जाती है कि कैसे सीयू ने उसे रहने के लिए घर दिया, हर कदम पर उसकी मदद करी, उसे जीने का तरीका सिखाया और उसकी हर एक चीज का ख्याल रखा। एक दिन वो उसके लिए पेस्ट्री लेके आता है जो नॉनग्यू की भी फेवरेट थी। ये सोचकर कि क्या पता उसे भी वो अच्छी लगे, और लीशियांग को पता भी नहीं चलता कि वो कब उसके प्यार में पड़ गई। प्रेजेंट में लीशियांग सीयू को स्माइल करते हुए वैसे ही केक खिलाती है जैसे पहले वो उसे दिया करता था जब वो उदास होती थी। लेकिन सीयू वो केक नहीं खाता और एकदम पीछे हट जाता है और शांति से कहता है, मैं नहीं चाहता तुम हमारे रिलेशनशिप को गलत समझ लो। ये सुनकर लीशियांग कुछ नहीं कहती, पर बेचारी का दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ शिंशु और नॉनग्यू ठीक होके घर आ जाते हैं। देन नॉनग्यू उससे कहती है कि मैंने क्लिफ पर बेहोश होते टाइम डायनासोर की झलक देखी थी, क्या तुमने भी उसे देखा था? तो शिंशु बताता है कि वो मेरा ड्रैगन है। फिर वो उसे उस जगह ले आता है जहाँ उसने चुपचाप एक ड्रैगन पाल के रखा था। नॉनग्यू उस ड्रैगन को छूते हुए कहती है, तुम्हारा ड्रैगन तो तुमसे भी ज्यादा क्यूट है। ये सुनकर ही बेचारे शिंशु की स्माइली गायब हो जाती है और वो जेलस होते हुए अपने ही ड्रैगन को उड़ा देता है। तब नॉनग्यू को एहसास होता है शिंशु और उसका पेट एक जैसे हैं। दोनों को ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। फिर नॉनग्यू पूछती है कि ये कहाँ रहता है, तो वो बताता है कि पहाड़ों पर, लोगों से बहुत दूर, क्योंकि वहाँ सेफ भी है और कंफर्टेबल भी। ये सुनकर नॉनग्यू इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे समझ आता है कि शिंशु और ड्रैगन दोनों वाकई एक जैसे हैं, दर्द, राज और जख्मों के साथ जीने वाले। अब वो उसे दिल से कहती है कि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ। फिर अपने सपने को याद करके नॉनग्यू को लगता है कि वो सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि उसकी असली यादें थी, उस दिन की भी जब शिंशु ने अपने पेरेंट्स का बेरहमी से मर्डर देखा था। अब वो उससे वादा करती है कि वो दोनों साथ मिलकर उसके पेरेंट्स के असली मर्डरर को सामने लाएंगे। शिंशु की बातों से पता चलता है कि वो भी कई सालों से अपने पेरेंट्स के मर्डरर को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। पर वो खुश है कि अब नॉनग्यू भी उसके साथ है। देन ये दोनों वॉक पे निकलते हैं। शिंशु अपने पास्ट के बारे में उससे बताता है कि जब भी वो इंजर्ड होके घर आता था तो उसके पेरेंट्स उसे डांटते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो खुद अपने क्लासमेट से आगे होके लड़ाई करके आया है और साथ ही उनका पैसा भी बर्बाद कर रहा है। ये सुनकर नॉनग्यू को लगता है कि शायद शिंशु को पछतावा है कि उसके पेरेंट्स के साथ उसका रिलेशन इतना बुरा क्यों था। तो शिंशु कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी वजह से कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि नॉनग्यू ने शिंशु के साथ जो सपना शेयर किया था उस वजह से शिंशु अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी याद बना पाया था। शिंशु के दिमाग में एक अलग ही तस्वीर चल रही होती है, जो कि एक हैप्पी फैमिली फोटो की थी जिसमें उसके पेरेंट्स और नॉनग्यू साथ खड़े होते हैं। इसलिए इस पल शिंशु को कोई पछतावा नहीं होता। देन वो नॉनग्यू से उसकी मॉम के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि वो कभी नहीं उठी, और जहाँ तक रही उसके डैड की बात, उनका इलीगल एक्सपेरिमेंट करने का काला सच सबके सामने आ गया और पुलिस से बचने के लिए वो मॉम को अपने साथ लेकर दूर भाग गए और कार में आग लगाकर उनके साथ सुसाइड कर लिया। नॉनग्यू को याद आता है कि कैसे बचपन में उसके फादर के एक्सपेरिमेंट ने उसे फिजिकली और इमोशनली दर्द दिया था। पहले वो अपने डैड से नफरत करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ गया और उसने डिसाइड किया कि वो इस नफरत के साथ नहीं जिएगी। देन नॉनग्यू शिंशु के लिए एक गिफ्ट लाई थी जो उसे रास्ते में गिर गया था, इसलिए वो उसी को ढूंढने में लग जाती है। और इसी दौरान डायरेक्टेड इन कॉल पर शिंशु को एक हैरान कर देने वाला सच बताते हैं कि वो जो इमोशंस वाली मेडिसिन ले रहा था, दरअसल वो तो नॉर्मल सी विटामिन से जो डायरेक्टर ने गलती से उसे वो दे दी थी। यानी टाउन पहुंचकर शिंशु ने जो भी फील किया था, जैसे गुस्सा, जलन, दर्द, वो सब उसके रियल ह्यूमन इमोशंस थे, ना कि किसी मेडिसिन का इफेक्ट। अब ये रियलाइज करते ही शिंशु खुशी के मारे रोने लग जाता है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे इंसान बनता जा रहा था। वो समझ जाता है कि नॉनग्यू की वजह से वो ह्यूमन इमोशंस फील कर पा रहा है। तभी नॉनग्यू को शिंशु का वो वाला गिफ्ट मिलता है जो वो उसके लिए लेके आई थी। दरअसल वो एक एआई से बनी फैमिली फोटो होती है जिसमें शिंशु की पूरी फैमिली एक हैप्पी फैमिली दिख रही थी। उसमें नॉनग्यू भी थी, पर शिंशु अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाता और उसे किस कर लेता है, और इस बार नॉनग्यू भी पीछे नहीं हटती। वो उसे जोर से गले लगा लेती है और दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। अब बाहर बारिश होने लगती है तो ये दोनों अंदर आ जाते हैं और फिर शिंशु से शॉवर लेने का कहकर वहाँ से चली जाता है। देन नॉनग्यू ने जो शिंशु का जैकेट पहना हुआ था उसमें से उसे शिंशु की इमोशंस फील करने वाली मेडिसिन मिल जाती है। अब जब उस मेडिसिन का नाम वो गूगल पर सर्च करती है तो उसका दिल ही टूट जाता है कि उसने अभी जो भी फील किया
था, मतलब वो झूठा था। उसे लगता है कि शिंशु ने उसकी फीलिंग्स के साथ धोखा किया है, इसलिए वो गुस्से में भर जाती है। अब अगली सुबह जब वो उठती है तो वो अपना शरीर ही नहीं हिला पाती। तभी शिंशु आके उसे बताता है कि उसने उसे एक मेडिसिन दी है ताकि वो कभी उसे छोड़कर जा ही ना सके, लेकिन ये तो बस नॉनग्यू का डरावना सपना था और वो घबरा के उठ जाती है। अब वो नाश्ते के टाइम सीधा सीधा उससे ही उन मेडिसिन के बारे में पूछ लेती है तो शिंशु कहता है ये सिर्फ विटामिन है, लेकिन नॉनग्यू उसकी बात का विश्वास ही नहीं करती। तभी डायरेक्टर डिंग शिंशु को मैसेज करके दूसरे फ्रेगमेंट के बारे में न्यूज भेजते हैं कि दूसरा फ्रेगमेंट एक कलेक्टर के पास है और उसका नाम इंची है। तो वहीं दूसरी तरफ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो की हेड भी सीयू को बुलाकर दूसरे फ्रेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए ऑर्डर देती है कि वो फ्रेगमेंट किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। यहाँ ये दोनों उसी कलेक्टर इंची से मिलने आते हैं और सीधे सीधे अपने काम की बात करते हैं। तो वो कहता है ठीक है, मैं वो फ्रेगमेंट तुम्हें दे दूंगा, वो भी फ्री में, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। वैसे उसकी कंडीशन ये होती है कि वो जानना चाहता है कि क्या उसकी वाइफ शी उस पर चीट कर रही है कि नहीं। अब जैसे ही वो उनसे मिलकर जाने लगता है तभी उसे एक लेडी आकर बताती है कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो से दो जने आए हैं और उससे मिलना चाहते हैं। वैसे वो कोई और नहीं, सीयू और लीशियांग होते हैं। वो दोनों भी इंची से उस फ्रेगमेंट की ही बात करते हैं कि उन्हें वो चाहिए और वो उसकी मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार हैं। पर ऑब्वियसली इंची उनसे भी पैसे नहीं लेता और बल्कि वही कंडीशन उनके सामने रखता है जो उसने नॉनग्यू और शिंशु के सामने रखी थी। अब उसके जाने के बाद सीयू और लीशियांग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शी की केक शॉप पर आते हैं, यानी इंची की वाइफ के शॉप पे, और उसी शॉप पे अभी शिंशु और नॉनग्यू भी बैठे हुए थे। सीयू तो उन दोनों को देखते ही यहाँ से भागने लगता है, पर नॉनग्यू की नजर उन दोनों पर पड़ ही जाती है और उन दोनों को अब उनके साथ आके बैठना पड़ता है। नॉनग्यू तो उन्हें टीज करने लगती है कि वो दोनों डेट पर आए हैं, तो सीयू उसे वापस उसकी जगह बैठा देता है। तभी वो नोटिस करता है कि नॉनग्यू भी शी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसके पूछने पर नॉनग्यू बहाना बना देती है कि ये मेरे दोस्त की वाइफ है और उसने मुझसे इस मामले में मदद मांगी है। तो सीयू कहता है इसमें तुम्हारी मदद एक बंदा कर सकता है, और अगले पल लिंजुआन वहाँ भागता हुआ आ जाता है और नॉनग्यू से उसकी तबीयत के बारे में पूछने लग जाता है और टेबल पर इतना सारा खाना पड़े हुए देख बताता है कि ये तो नॉनग्यू को बिल्कुल पसंद नहीं है, और शिंशु से कहता है तुम इसके हस्बैंड हो ना, तो तुम्हें इस बारे में कैसे नहीं पता। दरअसल वो उसे गुस्से में देख उसका मजाक उड़ा रहा था। तो शिंशु भी ताना मारता है कि ओ तो तुम्हें याद है मैं इसका हस्बैंड हूँ। नॉनग्यू हैरान होती है कि लिंजुआन को उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। तो बीच में लीशियांग उसे बताती है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए लिंजुआन को चुना था और इसलिए उसे तुम्हारे लिए पूरा ट्रेंड किया गया। ये सुनकर तो शिंशु को और जलन होने लगती है। तो वो कहता है कुछ भी हो, इवेंट पर तो नॉनग्यू ने मुझे चूज करा था, और वो नॉनग्यू को लेकर वहाँ से घर चले जाता है। अब घर आकर वो नॉनग्यू से पूछता है तुम लिंजुआन के साथ इतना फ्रेंडली क्यों हो रही थी, आखिर कल से तुम्हें हुआ क्या है, तुम मुझसे दूर दूर क्यों भाग रही हो। तो नॉनग्यू कहती है कि कल जो उनके बीच हुआ वो उसे बिल्कुल भी रियल नहीं लगा। ये सुनकर शिंशु गलत समझ लेता है और कहता है कि ठीक है, अब जब तुम खुद आगे हो के मुझे किस करने को नहीं बोलोगी, मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि नॉनग्यू बेड पर बोर हो रही होती है। तभी उसे शी का सोशल मीडिया पर अपडेट दिखता है जिसमें वो फ्लावर शॉप रिकमेंडेशन मांग रही होती है। अब ये देख नॉनग्यू को डाउट होता है कि कहीं शी अपने अफेयर पार्टनर के लिए तो फूल नहीं खरीद रही। अब नॉनग्यू पता करती है कि उसने फूल कहाँ से खरीदे हैं, और अगले दिन वो लिंजुआन और शिंशु के साथ मिलकर फ्लावर डिलीवरी ड्राइवर का पीछा करती है। रास्ते में ड्राइवर का फूल वाला पार्सल गिर जाता है और जब वो उसे उठाने वापस आता है तभी एक कार उसे टक्कर मारने ही वाली होती है। ये देखते ही शिंशु बिना सोचे समझे कार से कूद जाता है और उस दूसरी वाली कार को अपने हाथ से रोक लेता है, लेकिन इस चक्कर में उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है, यानी कि चोट आ जाती है। और ये देखते ही नॉनग्यू तो उस कार वाले को डांट देती है और वो फौरन से माफी मांग लेता है। अब ये तीनों उस जगह जा रहे होते जहाँ शी का बुके डिलीवर होना था, लेकिन शिंशु की तबीयत खराब होने लगती है तो वो वहाँ से चले जाता है। अब नॉनग्यू ये देख लिंजुआन को आगे का काम संभालने का कहकर शिंशु के पीछे चली जाती है और देखती है कि वो कार में जाकर बैठ गया है, तो वो भी उसके पीछे आ जाती है उसकी फिक्र करते हुए, और उसे देख शिंशु के इमोशंस अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। वो ऑलमोस्ट नॉनग्यू को किस करने ही वाला होता है, तभी नॉनग्यू उसे रात की बात याद दिला देती है और वो खुद को कंट्रोल करके पीछे हट जाता है। साफ दिखता है कि उसके इमोशंस के साथ साथ उसका दर्द भी रियल है। खैर वो किस करने के बजाय इनहेबिटर इंजेक्ट करवा लेता है। तभी लीजुआन वहाँ पर आ जाता है और कार के बाहर खड़े हुए ये देख शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि इन दोनों के बीच शायद परमानेंट बॉन्ड अभी तक नहीं बना है। देन अभी के लिए वो वहाँ से चले जाता है। तो वही नॉनग्यू शिंशु को हक कर लेती है ताकि उसकी स्मेल से वो शांत हो जाए, लेकिन साथ ही वो ये भी कह देती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। तो ये सुनते शिंशु गुस्से में दूर हो जाता है और कहता है तो क्या कोई भी तुमसे ये कंफर्ट लेने आए तो क्या तुम उसे दे दोगी, आखिर में क्या हूँ तुम्हारे लिए। अब ये सुनकर नॉनग्यू को भी गुस्सा आ जाता है। खैर
अगले सीन में दिखाते हैं कि ये दोनों शी से मिलने आते हैं और उससे पता चलता है कि शी ने तो कभी अपने पति पर चीट किया ही नहीं था। वो बस अपने पति को दिखाना चाहती थी कि वो उससे दूर रहकर भी खुश है, लेकिन उसने उस बात को अफेयर समझ लिया। शी को याद आता है कि कैसे पहले इंची उसका ट्यूटर था और शायद वही उसके टाइप का था, इसलिए वो बिना सोचे समझे उससे प्यार कर बैठी। बाद में इंची के घर में किसी की तबीयत खराब हो गई। अब इस मौके का फायदा शी के फादर ने उठाया और उसे इलाज के पैसे देने के बदले अपनी बेटी की शादी उससे करा दी। फिर शादी के बाद जाके दोनों को समझ आया कि उनकी आदतें तो बहुत अलग हैं। जैसे शी को बिल्ली पसंद थी जबकि इंची को कैट्स से एलर्जी। बाद में इंची को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसमें उसे अकेला रहना पड़ता है। तब वो शी से कह देता है कि कहीं और रहने का इंतजाम करे, इसलिए शी गुस्से में उसकी लाइफ से चली जाती है। लेकिन असल में वो गई नहीं थी, बस सोशल मीडिया पर हर जगह घूमने की फोटोज पोस्ट करती रहती थी, वो भी एआई से एडिट करके, ताकि ऐसा लगे कि वो किसी और के साथ है। और ये सब शी उन दोनों को बताती है और साथ ही अब उसका आगे का प्लान इंची से बदला लेने का होता है। अब अगले सीन में नॉनग्यो इंची को एक एड्रेस पे आने को कहती है कि तुम्हें यहाँ आकर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसलिए अब इंची नॉनग्यो से मिलने के लिए निकल पड़ता है, बट रास्ते में उसके ऊपर हमला हो जाता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। अब जब इंची होश में आता है तो उसके सामने 3 ब्लैक रोब्ड फिगर्स खड़े होते हैं जो उसे बताते हैं कि वो मर चुका है और कहते हैं कि उसके किए गए कर्मों पर उसे कितना पछतावा है, यही डिसाइड करेगा कि उसे बेकार समझकर मिटा दिया जाएगा या नहीं। वैसे वो 3 ब्लैक फिगर्स कोई और नहीं, शिनशु, नॉनग्यो और शी होते हैं। शी फाइनली इंची का सामना करती है और पूछती है कि उसने शादी के बाद उसे चेरिश क्यों नहीं किया, आखिर उसने उसका क्या बिगाड़ा था। तो इंची सच बोलते हुए कहता है कि मुझे डर लगता था कि तुम मुझे भी वैसे ही नहीं छोड़ दो जैसा तुमने अपने बिल्ली को छोड़ दिया था, यानी पहले प्यार और फिर छोड़ देना। और इसी डर की वजह से ही उसने शी से इमोशनली खुद को दूर रखने का फैसला किया ताकि उसका दिल न टूट जाए। इंची को लगता था कि अगर वो डिस्टेंस रखेगा तो रिलेशनशिप एकदम फ्रेश रहेगी, इसलिए वो शी के साथ बैठकर खाना भी नहीं खाता था और उसके ज्यादा पास जाने से बचता था, उसके साथ सोता भी नहीं था। फिर एक दिन उसने शी को कहते हुए सुन लिया कि शादी तो सिंगल रहने से ज्यादा बोरिंग लग रही है, और ये सुनते ही इंची घबरा गया। उससे लगता है कि वो शी को खुश नहीं रख पाया है और इसी वजह से वो अपने डर के चलते शी को अलग रहने का सजेशन देता है और बहाना कर देता है कि उसे काम की वजह से दूर रहना होगा। लेकिन सच तो ये होता है कि वो बस अपने दिल को बचाना चाहता था और शी को इस शादी से आजादी, ताकि इस रिश्ते में उसका दम न घुट जाए। पर असल में तो इंची शी से बहुत प्यार करता है, पर उसे कभी प्यार जताना नहीं आया। वो चुपचाप अपने तरीके से शी का ख्याल रखता था। दरअसल शी को बाहर का खाना बहुत पसंद है, इसलिए वो जब भी कोई भी खाना ऑर्डर करती थी वो चुपके से ये चेक कर लिया करता था और वही डिश खुद बना के उसे टेक आउट से रिप्लेस कर देता था। और शी को हेल्दी खाना देके खुद बाहर का टेक आउट वाला खाना खा के बेचारा पेट दर्द भी झेलता था, क्योंकि उसका प्यार बोलता नहीं काम करके दिखाता है। इंची कहता है कि वो पागल है जो उसने शी पर अफेयर का इल्जाम लगाया। वैसे फ्लैशबैक से पता चलता है कि सीयू ने पहले ही इंची को बता दिया था कि शी ने कभी उस पर चीट नहीं किया, वो तो बस चुप चुप कर इंची का पीछा कर रही थी उसे समझने के लिए। सीयू उसे वीडियो प्रूफ भी भेजता है कि शी की फीलिंग्स उसके लिए बिल्कुल रियल है। प्रेजेंट में इंची शी से दिल से माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो आगे से कभी अपने दिल से नहीं भागेगा, और शी रोते हुए उसे गले से लगा लेती है और नॉनग्यो उन क्यूट कपल के रियूनियन को देख मुस्कुराने लगती है। वैसे इन चारों के बीच शुरू से जो भी बातचीत हुई सीयू और लीशियांग कार में बैठे हुए सुन रहे थे, उस ट्रांसमीटर की मदद से जो लीशियांग ने चुपके से इंची के कपड़ों में लगा दिया था। और जो भी इंची ने शी के लिए किया वो सुनकर लीशियांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीयू ये देख उससे कहता है कि मेरा घर पास ही में है, चलो चल के मुंह धो लो। तो लीशियांग मुस्कुराते हुए कहती है रात के टाइम घर बुला रहे हो, गलत मतलब भी निकल सकता है, जैसे कोई रिलेशनशिप का इशारा हो, तुम्हें नहीं लगता। तो ये सुनकर सीयू शर्मा जाता है और फिर कहता है कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, वो बस अपने कलीग की फिक्र कर रहा है। ये कहकर उसे अपने घर ले जाता है। तो वही शी और इंची के जाने के बाद नॉनग्यो शिंशु से सीधा सवाल करती है कि ये जो तुम इमोशंस वाली मेडिसिन ले रहे हो, क्या अभी तक तुम्हें इसका कोई फायदा हुआ या नहीं। पहले तो शिंशु कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन जब नॉनग्यो की आंखों में आंसू देखता है तो वो अपने दिल की सारी बातें बोल देता है और कहता है कि तुम्हें दर्द में देखकर मेरा दिल भी दर्द करता है, और जब तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तो मुझे जलन महसूस होने लगती है, और जब तुम्हें किस करता हूँ तो दिल जोरों से धड़कता है, और यही तो होती है प्यार वाली फीलिंग। नॉनग्यो को लगता है कि इमोशंस मेडिसिन से बन सकते हैं, इसलिए वो कहती है तुम मेडिसिन तब तक लेते रहो जब तक मुझे तुम्हारी जरूरत खत्म न हो जाए। पर शिंशु वो मेडिसिन लेने से साफ मना कर देता है। तो नॉनग्यो को लगता है कि शायद अब वो उससे प्यार नहीं करता, इसलिए वो उसकी पूरी बात बिना सुने वहां से जाने लगती है। तब शिंशु उसे पकड़कर सच बताता है कि वो मेडिसिन सिर्फ विटामिन है और मेरी फीलिंग सच में असली है, क्योंकि ये मैजिक तुमने किया है, तुमने मुझे ठीक किया है, तुमने ही मेरे अंदर इमोशंस जगाया। ये सुनकर नॉनग्यो बहुत खुश हो जाती है। वो उसे बताता है कि वो उसे कभी रेजिस्ट
ही नहीं कर पाया और धीरे धीरे उसने उसे इंसान बना दिया। ये सुनते नॉनग्यो उसे जोर से गले से लगा लेती है। इस दौरान इंची ग्लास फ्रेगमेंट शिंशु को भेज देता है और वो भी बिल्कुल फ्री में, और इस वजह से नॉनग्यो शॉक हो जाती है कि उसने 1 रुपया भी उनसे नहीं लिया और बिना पैसे खर्चा हुए उनके पास 2 फ्रेगमेंट हो चुके हैं और बस एक लास्ट फ्रेगमेंट हासिल करना बाकी है। अब नॉनग्यो कंप्यूटर पर लगातार उस फ्रेगमेंट का डाटा कलेक्ट करने लगती है और सारी रात बिना रुके काम करती रहती है। तो वही शिंशु उस बेचारे को भी नॉनग्यो के साथ जगना पड़ता है और इसलिए अब वो उसे चिपक कर बैठा होता है और जिद करने लगता है कि आज हम साथ में सोएं, क्योंकि अब वो प्यार में बिल्कुल ओपन और क्लिंगी हो चुका था। अब वो नॉनग्यो को गोद में उठाकर बेडरूम में ले आता है, पर तब भी नॉनग्यो का ध्यान बस काम में ही होता है। इसलिए वो फौरन से उसका लैपटॉप बंद करके कहता है कि अभी सोना इम्पोर्टेंट है। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है। फिर रुककर जब वो अपने शर्ट की चेन ओपन करता है तो नॉनग्यो उसे रोक देती है और घबरा कर कहती है कि मैं अभी भी पैक्ट के लिए तैयार नहीं हूँ। तो शिंशु हंसकर उसे टीज करते हुए कहता है, मेरा मतलब बस सोने से था, यानी नॉर्मल नींद। अब ये सुनकर नॉनग्यो को बहुत शर्म आती है, क्योंकि उसने तो कुछ और ही सोच लिया था। अगले सीन में दिखाते हैं कि शिंशु सो गया होता है, पर नॉनग्यो बस अभी भी काम कर रही थी। पर जब वो शिंशु को सोते हुए देखती है तो फिर खुद भी उसके साथ सो जाती है। अब अगले दिन सीयू को इंची से पता चलता है कि जो फ्रेगमेंट उसे चाहिए था वो उसने किसी और को दे दिया, लेकिन इंची उसे नॉनग्यो का नाम नहीं बताता। पर अगले ही पल उसे अपनी टीम से ये बात पता चल ही जाती है कि वो फ्रेगमेंट इंची ने एक फ्रेगाइल पैकेज बनाकर नॉनग्यो तक पहुंचाया था। ये जानकर सीयू शॉक हो जाता है, क्योंकि अगर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो की हेड को ये बात पता चल गई तो नॉनग्यो खतरे में पड़ जाएगी। उसे समझ नहीं आता कि नॉनग्यो उन फ्रेगमेंट्स का करेगी क्या। अब वो डिसाइड करता है कि वो उन फ्रेगमेंट्स को चुपचाप वापस लाएगा। सीयू एक प्लान बनाता है और लीशांग के साथ नॉनग्यो के घर आ जाता है डिनर के बहाने, पर नॉनग्यो तो इस चीज को डबल डेट समझ लेती है। खैर, सीयू का ये प्लान होता है कि लीशांग बेडरूम में जाकर फ्रेगमेंट ढूंढेगी और सीयू नॉनग्यो को बातों में उलझा कर रखेगा। और जो इनकी टीम का तीसरा मेंबर है लिंजुआन, उसे सीयू ने मुंगांग नाम की सिटी भेज दिया होता है ताकि वो वहाँ जाकर तीसरा फ्रेगमेंट ढूंढ सके। यानी यहाँ सब कुछ बहुत सोच समझ के हो रहा था। डिनर के दौरान सीयू के सिग्नल पर लीशियांग बहाना बनाकर चुपके से नॉनग्यो और शिंशु के बेडरूम में चली जाती है, पर शिंशु को शक हो जाता है और वो भी थोड़ी देर बाद बहाना बना के उसके पीछे चले जाता है और देखता है कि उसने उनका वार्डरोब खोला है। लीशियांग को उसमें बॉक्स दिख जाता है फ्रेगमेंट वाला, पर तभी शिंशु तुरंत आकर उस वार्डरोब को जोर से बंद कर देता है और गुस्से में उसे घूरने लगता है। पर आवाज की वजह से सीयू और नॉनग्यो भी वहाँ पर आ जाते हैं। सीयू उससे पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब खड़े हुए थे, इसलिए यहाँ पर छोटी सी गलतफहमी हो जाती है। अब घर लौटते सीयू की जेलसी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और लीशांग को वो पकड़कर पैशनेटली किस करने लगता है और फिर गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें उसके रूम में फ्रेगमेंट लाने को कहा था, ना कि उससे फ्लर्ट करने को। मुझे किसी और आदमी की स्मेल तुम पे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर उसके गुस्से से लीशांग डरती नहीं, बल्कि स्माइल करते हुए बोल्ड तरीके से कहती है, तुम जेलस हो रहे हो, इसका मतलब तुम मेरी केयर करते हो, है ना? तो सीयू कहता है, लगता है तुम ज्यादा सोच रही हो। तो लीशांग कहती है, जब मैं लिंजुआन के साथ होती हूँ तब तो तुम ऐसे रिएक्ट नहीं करते। तो सीयू बहाना बना देता है कि लिंजुआन और तुम दोनों मेरी प्रॉपर्टी हो, तो मैं गुस्सा क्यों होऊंगा। पर लीशांग समझ जाती है कि वो नहीं मानेगा, लेकिन दिल से केयर तो करता है। दूसरी तरफ नॉनग्यो भी शिंशु से नाराज होती है कि वो लीशांग के इतना करीब क्यों खड़ा था। तो शिंशु से उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम जेलस हो रही हो ना। पहले तो नॉनग्यो नहीं मानती, फिर सच कह देती है कि हाँ, मुझे जलन हो रही थी तुम्हें और लीशांग को साथ देखकर। अब शिंशु से प्यार से किस करते हुए कहता है कि तुम्हें इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। अब धीरे धीरे नॉनग्यो भी मान जाती है, लेकिन उनका ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि किसी ने उनके घर एक हार्ड ड्राइव भेजी होती है। जब वो दोनों उसको लैपटॉप पर देखते हैं तो फुटेज में दिखता है कि कैसे सीयू शिंशु पर एक बहुत ही दर्दनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसे बांधकर टॉर्चर किया जा रहा है। यह देखकर नॉनग्यो शॉक हो जाती है। तो वही शिंशु अपने दर्द को छुपाते हुए बताता है कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो ने मुझे मजबूर किया था ये एक्सपेरिमेंट सहन करने के लिए। नॉनग्यो पूछती है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है ताकि उसका अपने भाई से रिश्ता नहीं टूट जाए। अब गुस्से में सीधा नॉनग्यो सीयू के घर पहुंचती है और लीशियांग के जूते वहाँ देखते हुए कहती है कि तुमने मुझसे क्या क्या बातें छुपाई हुई है। तो सीयू कहता है, ठीक है, मैं बताता हूँ। जिस लड़की के साथ मैंने पैक्ट बनाया था वो लीशियांग ही थी। देन वो उसे वो वीडियो दिखाती है जिसमें वो शिंशु को टॉर्चर कर रहा है और ये दिखाते हुए अपने भाई से काफी सारे सवाल पूछने लगती है। तो सीयू शांति से कहता है, ये टॉर्चर नहीं, कॉम्बैट ट्रेनिंग है, बाकी रहन तो ऐसे ट्रीटमेंट के लिए तरसते हैं। तो नॉनग्यो कहती है, ठीक है, अगर ये ट्रेनिंग इतनी ही सही है तो मैं इसे पब्लिक कर देती हूँ। तो सीयू कहता है, क्या तुम फैमिली के ऊपर जस्टिस को चूज करोगी। तो नॉनग्यो कहती है, बरसों पहले तुमने भी तो फैमिली को छोड़ जस्टिस को चूज करा था ना। ये सुनते ही सीयू को अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसने अपनी छोटी बहन यानी नॉनग्यो के हाथ पर नीडल्स के निशान देखे थे। वह हैरान होता है कि क्या उन्होंने अभी तक
एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं करा, इसलिए वो नॉनग्यो को बचाने के लिए खुद अपने डैड की पुलिस में कंप्लेन कर देता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उसके डैड उसकी मॉम को लेकर भाग जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए नॉनग्यो को भी स्कूल से निकाल दिया जाता है और फिर उसके बाद सीओ ने खुद अकेले उसे पालने की जिम्मेदारी उठाई। अब प्रेजेंट में वो नॉनग्यो को अपना असली चेहरा दिखा देता है और कहता है कि रैन के पास इमोशंस नहीं होते, इसलिए वो एक हथियार की तरह अच्छे से यूज हो सकते हैं। तो नॉनग्यो सैड होते हुए कहती है, मतलब लीशांग भी तुम्हारी नजरों में ऐसी ही है, सिर्फ एक ब्लड बैग जिसे जब चाहे तुम वैसे यूज कर सकते हो, मतलब वो कभी तुम्हारी वाइफ और लवर नहीं बन पाएगी, है ना? तो सीओ भी गुस्से में कहता है हाँ, और ये सुनकर लीशांग का दिल टूट जाता है, जो काफी टाइम से चुपके से उन दोनों की बातें सुन रही थी। यहाँ सीओ नॉनग्यो को वार्न करता है कि शिंशो तुम्हें सिर्फ रिवेंज के लिए यूज कर रहा है, क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहता है, वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता। तो नॉनग्यो डटकर कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारा सोचना है। अब नॉनग्यो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है तो सीओ से रोककर वो फ्रेगमेंट मांगता है, लेकिन वो उसे देने से मना कर देती है और कहती है कि देखना, मैं एफिनिटी वायरस का क्योर ढूंढ कर आऊंगी और फिर हम नॉर्मल इंसान की तरह जिएंगे। यानी वो उसे साफ साफ कह देती है कि वो पीछे हटने वालों में से तो नहीं है। अब नॉनग्यो के जाने के बाद लीशांग भी चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। बाहर से वो बिल्कुल शांत लगती है, लेकिन अंदर से उसका दिल टूटा होता है। सीओ से पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, तो वो जगह का नाम बता के जल्दी से वहाँ से निकल लेती है, क्योंकि वो उसके सामने रोना नहीं चाहती थी। तो वही नॉनग्यो का मन भी भारी होता है। वो अपनी दोस्त चैन को मैसेज करके बोलती है, क्या तुम हुआ पर मिल्क टी पीने आ सकती हो मेरे साथ? लेकिन चैन रिसर्च के काम से शहर से बाहर होती है, इसलिए नॉनग्यो को कहती है कि वो मिल नहीं पाएगी अभी। इसलिए अब नॉनग्यो को और ज्यादा अकेलापन महसूस होने लग जाता है। तो वही सीओ टेक अवे मंगवाता है, पर खाना शुरू करने से पहले ही उसके मोबाइल पर न्यूज आ जाती है कि हुआ कमर्शियल स्ट्रीट पर अचानक आग लग गई है। ये देख उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि लीशा उसी जगह गई थी इसलिए। अब वो बार बार उसे कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। देन वो घबरा कर उसे ढूंढने के लिए बाहर चले जाता है। वो आसपास की शॉप्स और गलियों में लीशा को ढूंढता तो है, पर कहीं पर भी उसका नामो निशान नहीं मिलता। तो वहीं दूसरी तरफ शिंशु भी नॉनग्यो को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन भी अनरीचेबल होता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, घबराहट के मारे कि कहीं उसे कुछ हो न गया हो। अब वो उसकी दोस्त चैन को कॉल करता है और उससे शिंशु को पता चलता है कि नॉनग्यो ने थोड़ी देर पहले हुआ पर मिल्क टी पीने का प्लान बनाया था। बस इतना सुनते ही वो उस जगह आ जाता है और वहाँ आग लगे हुए देख बिना सोचे अंदर घुस जाता है। वहीं सीओ भी लीशांग को ढूंढ रहा था, तभी उसके पीछे एक ब्लास्ट होने वाला होता है कि एंड टाइम पे शिंशु उसे आकर बचा लेता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने जिसको बचाया है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो जैसे ही उसकी शक्ल देखता है तो शॉक हो जाता है। तो वहीं सीओ उसे थैंक्स बोलने की बजाय टॉन्ट मारता है कि अच्छा काम किया, बिल्कुल एक पालतू कुत्ते की तरह अपने मास्टर को बचाया। तो शिंशु गुस्से में सीओ को दरवाजे से लगा देता है और कहता है मुझे सिर्फ नॉनग्यो ने टीम किया है और कोई नहीं कर सकता। तो सीओ हंसकर बता देता है कि अब वो जान चुकी है कि तुम सिर्फ बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो, अब वो तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगी। पहले तो शिंशु हैरान हो जाता है, पर फिर शांति से जवाब देता है कि अगर तुम जैसा कोल्ड इंसान किसी रैन से प्यार कर सकता है तो नॉनग्यो का प्यार तो मेरे लिए बिल्कुल सच्चा है। और वो ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहकर वहाँ से चले जाता है। यहाँ नॉनग्यो लीशांग को अकेली बेंच पर बैठी हुई देखती है, तो वो भी उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे रोते हुए और दुखी देख कहती है सीयू बहुत ही बेकार बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर लीशांग का गुस्सा भी फूट पड़ता है और वो कहती है तुम दोगली हो, अपने भाई के दुश्मन से प्यार करके खुद को अच्छी बहन समझती हो। नॉनग्यो एक कड़वा सच कहती है, हम जैसे सिबलिंग्स को प्यार करना वाकई मुश्किल काम है, इसलिए क्यों ना तुम दोबारा सोच लो। तो लीशांग कहती है सोचना तुम्हें चाहिए, शिंशु तुम्हें यूज कर रहा है तुम्हारे भाई से बदला लेने के लिए, वो सच में उसे नुकसान पहुंचा सकता है। ये कहकर चली जाती है। थोड़ी देर में शिंशु को चैन से पता चलता है कि नॉनग्यो सेफ है और वो घर पर है, तो वो भागते हुए सीधा घर आता है और डायरेक्ट नॉनग्यो को पकड़कर पूछता है कि तुमने मेरी कॉल्स इग्नोर क्यों की, क्या तुम्हें सीओ की बात पर सही में विश्वास है कि मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ। तो ये सुनकर नॉनग्यो सच बोल देती है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मेरा भाई अब पहले जैसा नहीं लगता और तुम भी अचानक दूर लग रहे हो। यानी कि वो मान लेती है कि उसे शिंशु पर डाउट है। तो शिंशु अब गहरी सांस लेते हुए कहता है कि हाँ, मैं सीओ से बदला लेना चाहता था, लेकिन शुरुआत में, पर अब मैं तुमसे पागलपन की हद तक प्यार करता हूँ। नॉनग्यो उसकी गले की चोट को देख पूछती है कि तुम्हें ये कैसे लगी, तो वो बताता है कि उसे ढूंढते हुए वो बस पागलों की तरह उसे हुआ स्ट्रीट पर ढूंढ रहा था जहाँ आग लगी थी, और इस दौरान उसने अपने दुश्मन को बचाया, वो भी सिर्फ इसी डर की वजह से कि कहीं वो नॉनग्यो को खो न दे। अब शिंशु आधे मजाक और आधे सीरियसनेस में कहता है कि मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, मैं सीओ के प्रति अपनी पूरी नफरत भुलाने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उसका भुगतान करना होगा। अगर तुम मुझे इतना प्यार करो कि मेरी नफरत अपने आप मिट जाए तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। लेकिन ये सुनकर नॉनग्यो हेजिटेट करने लग जाती है। तो शिंशु मुस्कुराते हुए कहता है वैसे तुम्हें यहाँ बंद करके रखने में भी कोई हर्ट्स नहीं है मुझे। तभी नॉनग्यो अचानक से उसे पीछे से हक करके कहती है मैं तुमसे बिना शर्त के प्यार करती हूँ और तुम्हें अब प्रोटेक्ट भी करूंगी। फिर वो उसे थैंक्स कहते हुए बोलती है कि शुक्रिया जो तुमने मेरे भाई को सुधरने का मौका दिया, और वादा भी करती है कि वो सीयू को अपने गुनाह मान लेने के लिए भी मनाएगी।
यहाँ जब लीशियांग घर लौटती है तो देखती है कि उसके फेवरेट केक्स रखे हुए हैं टेबल पर। तभी सीयू भी घर लौट आता है और वो भी पूरा फायर में इंजर्ड, पर लीशियांग को सही सलामत देख राहत महसूस करता है। लीशियांग उसकी हालत देखते ही उसे गले से लगा लेती है और समझ जाती है कि उसकी पहले वाली बहरम बातें बस नॉनग्यो को बचाने के लिए थी। वो उससे कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो। सीयू उसे वार्न करता है कि मुझसे प्यार करना आसान नहीं होगा, तो लीशियांग भी बिना हिचकिचाए कहती है, मैं श्योर हूँ, और उसे किस कर लेती है और दोनों ही एक गहरा पैशनेट किस शेयर करते हैं। तो वहीं घर पर जब शिंशु नॉनग्यो को सामान पैक करते हुए देखता है तो पैनिक करने लग जाता है कि क्या तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। तो नॉनग्यो उसकी इस गलतफहमी को क्लियर करते हुए कहती है कि नहीं, और बताती है कि उसे चैन को कुछ रिसर्च मटेरियल भेजना है, बस वो उसी की पैकिंग कर रही थी। फिर वो उसके जख्मों पर दवाई लगाने लगती है। देन शिंशु जब वहाँ से जाने लगता है तो नॉनग्यो उसे अचानक रोक कर कहती है, क्यों ना हम आज रात ही परमानेंट बॉन्ड बना लें। शिंशु तो रेडी होता है, बट जैसे ही नॉनग्यो उसे किस करती है तो वो नर्वस हो जाती है और गलती से उसका हाथ शिंशु के जख्मों को छू लेता है। तो नॉनग्यो घबरा कर पीछे हट जाती है, पर शिंशु बिल्कुल शांत रहता है और प्यार से उसका हाथ पकड़ के अपनी कमर पर रख देता है और कहता है, डरो मत, मैं ठीक हूँ। उसका टोन इतना जेंटल होता है कि नॉनग्यो रिलैक्स हो जाती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।